वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बेसिक कंसोलिडेशन के टॉपिक में एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन करेंगे स्प्रिंग 2019 की अटैम्प्ट से। क्वेश्चन का टाइटल है एरो लिमिटेड। 25 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसी हिसाब से इस पे टाइम भी लगेगा। द फॉलोइंग समराइज ट्रायल बैलेंसेस पर्टेन टू एरो लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी बॉक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। तो हमें जो ट्रायल बैलेंस गिवन है उसके अंदर सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अदर इनकम और टैक्स एक्सपेंस गिवन है, यानी प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड डाटा। उसके बाद शेयर कैपिटल, प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, करंट लाइबिलिटीज, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, लोन टू बीएल्स डायरेक्टर और करंट एसेट्स गिवन है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का डाटा है, लेकिन जो रिटेन अर्निंग है वो साल के ओपनिंग की है। इसके अंदर हम प्रॉफिट इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास एंड की रिटेन अर्निंग आएगी। इसके बाद एडिशनल फॉर्मेशन है। तो इसमें इंफॉर्मेशन है कि एल एक्वायर्ड 96 मिलियन शेयर्स ऑफ बीएल ऑन 1 मई 2018। सो मिड ईयर एक्विजिशन है, और इससे ये रिफ्लेक्ट होता है कि हमें जो कंसोलिडेशन करनी है प्रॉफिट और लॉस में, खासतौर पे इस बात का ख्याल रखना है कि मई टू दिसंबर हम जो है 8 मंथ्स का इम्पैक्ट ले रहे होंगे। फिर 96 मिलियन शेयर्स एक्वायर किए हैं। कैश पेमेंट ऑफ 450 मिलियन दी है। 40 मिलियन शेयर दिए हैं जो ₹25 ईच की वैल्यू पे थे। उसके बाद एक्विजिशन डेट पर कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। तो कैरिंग वैल्यू ऑफ बीएल नेट एसेट्स वर इक्वल टू फेयर वैल्यू एक्सेप्ट द फॉलोइंग। तो ये बेसिकली इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें जो एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं वो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हैं, तो इसका फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होगी और उसके बाद डेप्रिसिएशन अमॉर्टाइजेशन का इम्पैक्ट भी होगा जिसे हमने इनकॉर्पोरेट करना होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें एक बिल्डिंग और एक ब्रांड पर है। थर्ड पॉइंट है कि एल मेयर्स द एनसीआई एट फेयर वैल्यू, यानी फुल गुडविल मेथड है। और ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन द मार्केट प्राइस ऑफ बीएल शेयर वाज ₹14 पर शेयर। इससे हम एनसीआई की फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर सकेंगे। फिर है फोर्थ पॉइंट कि ऑन 1 जुलाई 2018 एल सोल्ड एन इक्विपमेंट टू बीएल फॉर ₹250 मिलियन एट अ गेन ऑफ ₹20 मिलियन। बीएल हैज चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ 12.5 मिलियन ऑन दिस इक्विपमेंट। तो ये इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन है, इस पर जो अनरियलाइज प्रॉफिट होगा उसको एलिमिनेट करेंगे। फिफ्थ है, in each month of 2018, BL sold goods costing 40 million to AL at cost plus 20%. At year end 75% of the goods purchased in December, यानी सिर्फ एक महीने की जो गुड्स हैं उनका 75% वर इंक्लूडेड इन स्टॉक ऑफ एयर। तो एक तो जाहिर बात है हमें से सेल्स और परचेज को कैंसिल करना है, रियलाइज प्रॉफिट का इम्पैक्ट भी इनकॉर्पोरेट करना है। सिक्स्थ है कि BL's क्रेडिट बैलेंस ऑफ 38 मिलियन इन AL's book does not agree with BL's books due to ₹7 million charged by AL for management services on 26 दिसंबर। तो अभी उसे बीएल ने रिकॉर्ड नहीं किया उस कॉस्ट को, तो उसको रिकॉर्ड कर देंगे। फिर ये जो 7 का डिफरेंस आ रहा है ये मैच हो जाएगा और फिर इन्हें कैंसिल कर देंगे। सो टोटल मैनेजमेंट फी चार्ज बाय एएल टू बीएल सिंस एक्विजिशन अमाउंटेड टू 16 मिलियन। तो आपस की जो इनकम एक्सपेंस है उसको भी हम कैंसिल करेंगे। सेवंथ पॉइंट है कि बीएल declared interim cash dividend of ₹0.50 per share in December 18. AL has correctly recorded the dividend. Declare हो गया तो रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। AL has correctly recorded the dividend in its books, however BL has not yet accounted for the dividend. तो एक तो BL को ये डिविडेंड रिकॉर्ड करना चाहिए, और रिकॉर्ड करने के बाद इसकी जो रिसीवेबल पेबल की अमाउंट होगी उसको भी हम कैंसिल कर देंगे और इनकम को भी कैंसिल करेंगे, क्योंकि जो दूसरा पेड का इम्पैक्ट है वो चेंजेस इन इक्विटी में होता है। एट्थ पॉइंट ये है कि इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ बीएल मे बी अज्यूम टू हैव एक्रूड इवनली ड्यूरिंग द ईयर। तो क्योंकि 8 मंथ्स का टाइम है तो सिंपली फिगर्स को हम 8/12 करके इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर द फॉलोइंग कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 एंड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2018। सो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेट डेवलप करेंगे। तो आंसर हम बनाते हैं, एंटिटी का नाम है एरो लिमिटेड, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम बनानी है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 जैसे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है। और इसमें फिर हम मेंशन कर देंगे करेंसी लेवल, दैट इज़ रुपीज़ इन मिलियन। फिर जैसे जैसे हमारे आइटम्स आते जाएंगे उनको हम यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे। ख़ासतौर पे हमें ख्याल रखना है
कि हमें जो है एनसीआई का शेयर भी कैलकुलेट करना होगा। तो क्योंकि वो साथ के साथ इम्पैक्ट एडजस्टमेंट के ले रहे होते हैं, तो एक उसकी वर्किंग शुरू में ही इस्टेब्लिश कर लेते हैं। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ चलते हैं। और आंसर के दूसरे हिस्से में हमने एंटिटी का नाम एरो लिमिटेड, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और एज एट 31 दिसंबर 2018 हम बना रहे हैं। इसकी जो हमारी मेन हेडिंग्स हैं उनको इस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो हमें नॉन करंट एसेट्स को रिफ्लेक्ट करना है, उसके बाद करंट एसेट्स को रिफ्लेक्ट करना है, फिर क्वेश्चन में कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ अलग से कोई नहीं दी हुई, तो इक्विटी और करंट लाइबिलिटीज़ को भी करेंगे। तो एक ब्रीफ फॉर्मेट हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का बन गया। वर्किंग्स में हम पहली वर्किंग बनाएंगे ग्रुप स्ट्रक्चर। उसके बाद वर्किंग 2 नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी पर बनेगी। वर्किंग 3 हमारी गुडविल पर बनेगी। वर्किंग 4 हमारी बनेगी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पे। और वर्किंग 5 हमारी बनेगी ग्रुप की रिटेन अर्निंग पर। तो हम हर क्वेश्चन में यही 5 वर्किंग्स बनाते हैं जब भी हमने सब्सिडरी को इनकॉर्पोरेट करना होता है। अब ग्रुप स्ट्रक्चर को स्टैब्लिश करने के लिए हमें कुछ बातें स्टैब्लिश करनी है। सब्सिडरी कौन सी है, एक्विजिशन डेट क्या है, पेरेंट की ऑनरशिप कितनी है, एनसीआई की ऑनरशिप कितनी है, और गुडविल का मेथड क्या है। इन पॉइंट्स को क्वेश्चन में से हाईलाइट कर लेते हैं। तो सब्सिडरी का नाम है जी बॉक्स लिमिटेड। इसको एक्वायर किया है 1 मई 2018 को। इसकी जो हमारी परसेंटेज बनती है वो सब्सिडरी के जो शेयर्स हैं वो 10 के हिसाब से 1600 मिलियन का आ रहा है, तो 10 रुपीज़ का एक शेयर है। तो हमारे पास 96 मिलियन शेयर्स हैं आउट ऑफ 160 मिलियन शेयर्स। तो दैट वुड बी 60%, एनसीआई 40% हो जाएगा। और थर्ड इंफॉर्मेशन में एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर करने का कहा है, तो इट मीन्स के फुल गुडविल है। तो ये इंफॉर्मेशन हम नोट कर लेंगे। सब्सिडरी का नाम है बॉक्स लिमिटेड। 1 मई 2018 को मीडियर एक्विजिशन 8 मंथ्स की हुई है। 96/160 मिलियन शेयर्स विच मीन्स 60%, और रिमेनिंग 40% एनसीआई का। गुडविल का मेथड जो है वो फुल है, यानी एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहे हैं। अब क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है। तो सबसे पहले सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स, और इससे हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो रेवेन्यू की फिगर पेरेंट की 5177, सब्सिडरी की 3996, और 8 मंथ हुए एक्विजिशन को, तो उस हिसाब से हमने डाटा लेना है। इसी तरह कॉस्ट ऑफ सेल में 3255 और सब्सिडरी की 2448 की फिगर है, इसका 8/12 लेंगे। तो ये हमने इनकॉर्पोरेट कर ली। इसके बाद हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस और अदर इनकम दी हुई है। इनको भी नोट कर लेते हैं। $713 और सब्सिडी का 636 का 8/12। इसी तरह अदर इनकम में 350 और 18 का 8/12। इसके बाद टैक्स की फिगर है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का लाइन आइटम ले लेते हैं, उसमें से टैक्स लेस होगा, तो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाए। तो टैक्स की फिगर जो है बेसिकली पेरेंट की 403 और सब्सिडरी की 288 है, उसका 8/12 लेंगे।
और टैक्स में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोई एडजस्टमेंट टिपिकली होती भी नहीं है इस लेवल पे, और पूरे क्वेश्चन को रीड करके भी कोई एडजस्टमेंट नहीं मिली, तो इसकी फिगर हम फाइनल के तौर पर मेंशन भी कर सकते हैं। इसके बाद हम फिगर लेंगे शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम पेरेंट का। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मेंशन की जाएंगी फिगर्स। उसके बाद हमें पेरेंट की रिटेन अर्निंग लेनी है जो कि 2293 है, और एट द सेम टाइम हमें, क्योंकि रिटेन अर्निंग ईयर एंड की चाहिए, तो प्रॉफिट भी इंक्लूड कर देंगे इस रिटेन अर्निंग में। प्रॉफिट इंक्लूड करते हैं, तो प्रॉफिट में से सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अदर इनकम ऐड की, टैक्स लेस किया, दैट वुड बी 1156। सिमिलर अप्रोच अब सब्सिडरी के लिए फॉलो करेंगे। तो पहले तो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम ले लेते हैं जो वर्किंग टू में जाएगा। और शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम में क्योंकि कोई चेंज नहीं आता, तो सेम फिगर जो है एक्विजिशन डेट पर भी ले लेंगे। इसके बाद जो है वो रिटेन अर्निंग गिवन है, लेकिन ये साल के शुरू की रिटेन अर्निंग है, और हमें जो चाहिए वो एंड वाली भी चाहिए, एक्विजिशन डेट की भी चाहिए, और पोस्ट एक्विजिशन भी चाहिए। पोस्ट एक्विजिशन कैलकुलेट करने का हमारा सिंपली तरीका ये होगा कि हम सब्सिडरी का प्रॉफिट लेंगे और उसका 8/12 ले लेंगे। तो इसमें से जो 8/12 होगा वो पोस्ट एक्विजिशन है, और बाकी 4/12 प्री एक्विजिशन के साथ ऐड हो जाएगा। 516 जो ये हमारा है, ये भी प्री है क्योंकि ये एक्विजिशन से पहले का ओपनिंग बैलेंस। तो रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस किया, अदर इनकम ऐड की, टैक्स का एक्सपेंस लेस किया, तो हमारे पास वैल्यू आती है 642। उसका 8/12 लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 428। ये हमारे पास रिटेन अर्निंग की पोस्ट एक्विजिशन वैल्यू आ गई। अब अगर हम प्री कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 516 का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, और यही जो 642 में 8 मंथ्स पोस्ट एक्विजिशन, तो 4 मंथ्स प्री एक्विजिशन है, तो प्री वाले ओपनिंग बैलेंस के साथ ऐड करेंगे। तो 516 ओपनिंग बैलेंस और फर्स्ट 4 मंथ का प्रॉफिट जो है वो हमारा प्री एक्विजिशन बनता है, दैट इज 730, और इस तरह से टोटल हमारा बन जाएगा 1158। और टोटल को कैलकुलेट करने का एक और तरीका भी है कि आप 516 का ओपनिंग बैलेंस लेते हैं और 642 का प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, तो तब भी आपके पास 1158 ही आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट का बैलेंस। सेम अमाउंट जो है वो हमारी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम के अंदर, एनसीआई के अंदर भी शो होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हम उसी फिगर से जो है स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने क्योंकि ऑलरेडी वर्किंग टू में कैलकुलेट कर ली है 428 की वैल्यू जो हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, तो इसी की फिगर को, यानी ये जो फिगर हमने यहाँ पे कैलकुलेट की, इसको ही हम वहाँ यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास और फिगर्स हैं, तो उसमें करंट लाइबिलिटीज़ हैं, इनको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मेंशन कर देंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, इसको नॉन करंट एसेट्स में मेंशन कर देंगे।
इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है, और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो है हमें इंफॉर्मेशन भी गिवन है कि जो कैश पेमेंट है वो 450 मिलियन की है, और जो इशुएंस ऑफ 40 मिलियन शेयर है 25 के हिसाब से वो किए गए। तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी मिलेगी, क्योंकि ऊपर इन्वेस्टमेंट्स लिखा हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी हो, इसके अलावा भी इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, तो इसलिए इसको स्प्लिट कर लेंगे। तो वर्किंग्स में हम वो इन्वेस्टमेंट मेंशन करेंगे जो हमें अलग से बताई हुई है स्पेसिफिकली फॉर द सब्सिडरी, दैट इज़ 450 मिलियन का कैश और 40 मिलियन शेयर्स फॉर ₹25। तो ये 40 इंटू 25 बन जाएगा 1000, और 450 का कैश ऐड करते हैं तो दैट वुड बी 1450। अब जो हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है उसके अंदर हम अपनी जो बाकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको शो कर देंगे। तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट 1600 की हैं, 1450 की हम सब्सिडरी की कैलकुलेशंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो बाकी 150 जो हैं वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद लोन टू बीएल डायरेक्टर है। अब ये करंट और नॉन करंट दोनों हो सकता है, लेकिन क्योंकि करंट एसेट्स अलग से बताए हुए हैं तो इसको हम नॉन करंट ट्रीट कर लेते हैं और नॉन करंट एसेट्स में डील करेंगे, और कोई एडजस्टमेंट इसकी नहीं बताई हुई तो डायरेक्ट फिगर ले लेते हैं। फिर करंट एसेट्स हैं, तो इनको भी हमने रिफ्लेक्ट कर लिया। तो हमारा सेकंड स्टेप ये था कि जो बैलेंसेस अवेलेबल हैं उनको इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए, और नेक्स्ट स्टेज पर जो है हम अपनी एडजस्टमेंट को इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट तो हम ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं कि हमने जो सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट लेनी थी वो ले ली है। सेकंड एडजस्टमेंट देखते हैं कि ऑन एक्विजिशन डेट कैरिंग वैल्यू ऑफ बीएल नेट एसेट वर इक्वल टू फेयर वैल्यू एक्सेप्ट द फॉलोइंग। 2 पॉइंट्स हैं, वन बाय वन दोनों पॉइंट्स को देखेंगे। So building whose fair value and value in use were 390 million and rupees 520 million respectively। अच्छा, at acquisition date impairment टेस्ट नहीं हो रहा होता, फेयर वैल्यू ही यूज की जाएगी, हायर ऑफ द टू यूज नहीं होगी। सो आप 390 की जो फेयर वैल्यू है इसी को यूज करेंगे। जो वैल्यू इन यूज है वो यहाँ पे इरेलीवेंट है क्योंकि हम इम्पेयरमेंट टेस्ट नहीं कर रहे। एज अगेंस्ट कैरिंग वैल्यू ऑफ 480 मिलियन। तो पहले एसेट 480 मिलियन पर शो हो रहा है, उसे 390 मिलियन पर लेकर आना है। सब्सिडरी ने तो इसे 390 पर नहीं लेकर गए होंगे, क्योंकि सब्सिडरी के लिए उसकी वैल्यू न्यूज़ 520 मिलियन है, तो उनके हिसाब से तो इम्पेयरमेंट नहीं हुई। द ग्रुप फॉलोज कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। द रिमेनिंग लाइफ ऑफ बिल्डिंग ऑन एक्विजिशन डेट वॉज 20 ईयर्स। फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग हैज़ इंक्रीज टू 440 मिलियन एट 31 दिसंबर 2018। ये भी इररेलीवेंट है क्योंकि कॉस्ट मॉडल। तो बाद में एक्विजिशन के बाद में अगर वैल्यू चेंज हुई है तो उसको इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका इम्पैक्ट, क्योंकि ये सब्सिडरी का एसेट है तो वर्किंग टू में इसका इफेक्ट लेते हैं। $480 से 390, 90 का लॉस रिकॉर्ड होगा हमारा एक्विजिशन डेट पर। फिर इस 90 पे 20 ईयर्स के हिसाब से 8 मंथ्स की जो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट है दैट वुड बी 3, और नेट इफेक्ट 87 का रह जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पर। ये जो नेट इफेक्ट हमारे पास 87 का है ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर भी इनकॉर्पोरेट करेंगे हम। और फिर इसका इम्पैक्ट जो डेप्रिसिएशन है हमारी 3 की, जो रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन है बेसिकली, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हुई है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी कम हुआ है, तो हमारा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसको हम कम कर देंगे। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस को 3 से कम कर दिया, और क्योंकि ये सब्सिडरी से रिलेटेड इम्पैक्ट है तो इसका एनसीआई के शेयर पर भी इफेक्ट पड़ेगा, तो इस वर्किंग के अंदर भी इसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि डेप्रिसिएशन का रिवर्सल है। इसके बाद क्वेश्चन के सेकंड बुलेट पे चलते हैं। A brand which had not been recognized by BL, the fair value of brand was assessed at rupees 162 million. It is estimated that benefit would be obtained from the brand for the next 6 years. तो typical adjustment है।
सब्सिडरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो वर्किंग 2 में जाएगी। 162 का ब्रांड हम रिकग्नाइज कर लेंगे, लेकिन फिर उसकी 6 ईयर्स की बेस पर 8 मंथ्स की अमोर्टाइजेशन ले लेते हैं, दैट वुड बी 18, तो नेट इफेक्ट हो जाएगा 144। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर नॉन करंट एसेट्स में भी हम रिफ्लेक्ट कर देंगे। और जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की है 18 की, उससे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ जाएंगे। और क्योंकि ये सब्सिडरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो एनसीआई के शेयर पे भी फर्क पड़ेगा। अब अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस चार्ज हुआ है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा सब्सिडरी का। थर्ड पॉइंट देखते हैं कि एएल मेजर्स द एनसीआई फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, मार्केट प्राइस जो है वो 14 पर शेयर है। तो ये अब हम बड़े आराम से देख सकते हैं, टोटल जो शेयर्स हैं सब्सिडरी के वो 160 मिलियन है। तो 160 मिलियन शेयर्स, हमारा शेयर 60% है तो एनसीए का शेयर 40% होगा, और 14 रुपीज़ के हिसाब से दैट वुड बी 896। सेम अमाउंट हमें एनसीआई की वर्किंग के अंदर भी इंक्लूड करनी है, 896। फोर्थ इंफॉर्मेशन देखते हैं। ऑन 1 जुलाई 2018, यानी हमारे ईयर एंड से 6 मंथ्स की बात हो रही है, पहले की। एएल सोल्ड, पेरेंट ने सेल किया, वर्किंग 5 में इफेक्ट जाएगा। सोल्ड एन इक्विपमेंट टू बीएल फॉर ₹250 मिलियन एट अ गेन ऑफ ₹20 मिलियन, यानी 230 उसकी कैरिंग अमाउंट होगी, 250 का सेल किया तो 20 मिलियन का गेन आ गया। एंड बीएल यानी सब्सिडरी ट्रांसफरी हैज़ चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ 12.5 मिलियन ऑन दिस इक्विपमेंट। तो उन्होंने 12.5 मिलियन की डेप्रिसिएशन चार्ज किया, लेकिन ये सारी डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन नहीं है। तो हमें इसका जो है अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और इसकी एडजस्टमेंट करनी है। तो वर्किंग 5 की तरफ चलते हैं। क्योंकि पेरेंट सेलर है, जो वर्किंग है हम 5.1 इसको रेफर कर देते हैं और डेवलप कर लेते हैं वर्किंग। तो गेन जो है हमारे पास वो गिवन है 20 का। अब इस पर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कितनी है उसके लिए हमें रेट पता होना चाहिए, या फिर हम जरा सी लॉन्गर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो रेट आप सिंपल फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो रेट कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होती है, कॉस्ट इंटू रेट इंटू 6/12, क्योंकि यहाँ पर हम जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड देख रहे हैं लाइफ जिस तरीके से गिवन है। तो अगर इसको हमें जो इसमें रेट फाइंड आउट करना है तो इस फार्मूले को जो है रीअरेंज कर लेते हैं फॉर रेट। तो दैट वुड बी रेट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय कॉस्ट इंटू 12/6। तो जो डेप्रिसिएशन बीएल ने चार्ज की हुई है 12.5 की है, कॉस्ट उनके लिए 250 थी, और 12/6। तो इससे जो हमारे पास डेप्रिसिएशन रेट आ जाता है दैट इज़ 10%। तो 10% का डेप्रिसिएशन रेट अगर 20 के ऊपर अप्लाई करते हैं और 6 मंथ का टाइम है तो ये 1 की वैल्यू बनती है, और अनरियलाइज प्रॉफिट बन जाता है हमारे पास 19 का। अल्टरनेट कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं कि 230 की बेस पर जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करके देखें, और फिर 250 की बेस पर जो चार्ज हुई है 12.5, तो एंड नेट बुक वैल्यू जो है वो विद ट्रांसफ़र और विदाउट ट्रांसफ़र लेकर उसके डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं। तो 19 का इम्पैक्ट हमारा वर्किंग 5 पर पड़ेगा, और इतने से ही हम एसेट को भी रिड्यूस करेंगे। फिर क्योंकि ये अनरियलाइज प्रॉफिट है तो इसका इम्पैक्ट जो है वो प्रॉफिट और लॉस पर भी जाएगा, कि प्रॉफिट और लॉस में जो अदर इनकम रिकॉर्ड की हुई है उसको हम कम कर देंगे। और एनसीआई के शेयर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेलर जो है वो पेरेंट एंटिटी है इसमें। अब एडजस्टमेंट 5 देखते हैं।
इन ईच मंथ ऑफ 2018 BL सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹40 मिलियन। अब ट्रांसफर प्राइस 40 मिलियन नहीं है, यहाँ पे कॉस्ट दी हुई है। ज़्यादातर क्वेश्चन में सेल प्राइस दी हुई होती है, यहाँ पे कॉस्ट गिवन है 40 मिलियन टू AL एट कॉस्ट प्लस 20%। तो 40 में 20% ऐड कर दें तो यानी पर मंथ सेल जो है वो 48 मिलियन की है। और पहले तो उसके बाद ईयर एंड पे 75% ऑफ द गुड परचेज इन दिसंबर वर इंक्लूडेड इन स्टॉक ऑफ AL। तो पहले तो हमें सेल परचेज कैंसिल करनी है, उसके लिए हम स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में नीचे जाकर एक छोटी सी कैलकुलेशन रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। तो 40 मिलियन पे 20% ऐड करें, 48 मिलियन। 8 मंथ्स की जो सेल और परचेज बनती है वो 384 मिलियन बनती है। तो इसको हम रेवेन्यू में से भी कैंसिल कर देंगे और कॉस्ट ऑफ सेल्स में से भी कैंसिल कर। फिर मामला आ जाता है इसके अनरियलाइज प्रॉफिट का। तो सेल कौन कर रहा है? सेल कर रहा है जी BL। तो वर्किंग टू की तरफ चलते हैं। तो वर्किंग टू में हमारे पास जो वैल्यू है 48 एक मंथ की सेल है, और उन्होंने कहा दिसंबर की 75% जो इन्वेंट्री है वो पड़ी हुई है। तो एक मंथ की 48 मिलियन, उसका 75% 20% मार्कअप है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट वुड बी 6। सेम अमाउंट का इम्पैक्ट हमारी इन्वेंट्री पर भी पड़ेगा, तो इम्पैक्ट करंट एसेट्स के अंदर जाएगा, और इसका एक इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स पर भी जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाएगी हमारी। और क्योंकि इसमें सब्सिडरी सेलर है तो हमारा NCI शेयर पे भी फर्क पड़ेगा। आइटम नंबर 6 देखते हैं। BL क्रेडिट बैलेंस ऑफ 38 मिलियन इन AL's बुक, यानी AL की बुक में जो है वो 38 मिलियन की अमाउंट है। डज नॉट एग्री विद BL's बुक ड्यू टू ₹7 मिलियन चार्ज बाय AL। सो बेसिकली जो क्रेडिट बैलेंस है दैट मीन्स पेबल, जो पेबल है वो कम ही होता है। तो पेबल 38 है, इसका मतलब रिसीवेबल 45 होगा। 7 मिलियन का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है? क्योंकि 7 मिलियन चार्ज बाय AL फॉर मैनेजमेंट सर्विसेज ऑन 26 दिसंबर 2018। तो एक तो ये 7 मिलियन जो है BL ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए हुए, तो पहले तो BL को ये रिकॉर्ड करने चाहिए। अच्छा, अब वंस अगेन इसके लिए हम चलते हैं वर्किंग टू की तरफ, ताकि BL का प्रॉफिट जो है वो करेक्ट किया जा सके। तो अनरिकॉर्डेड मैनेजमेंट कॉस्ट को रिकॉर्ड कर लेंगे 7 से। तो ये एक इम्पैक्ट हमारा आ गया। दूसरी बात ये कि ये कॉस्ट पे तो नहीं हुई, तो जब आप एक्सपेंस डेबिट करते हैं तो उससे रिटेन अर्निंग तो आपकी ने कम कर दी। दूसरा इम्पैक्ट ये है कि एक्सपेंस डेबिट एक्रूवल क्रेडिट, तो हमारा करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर भी ये इम्पैक्ट जाएगा। और अब जो बैलेंस है वो 38 में जब 7 दोनों तरफ 7 रिकॉर्ड हो चुका है तो वो बैलेंस 45 का हो गया। 45 का बैलेंस अब हम कैंसिल कर देंगे, इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस कैंसिल करने हैं। तो करंट लाइबिलिटीज़ में से भी पेएबल के तौर पे निकाल दिया, और करंट एसेट्स में से रिसीवेबल के तौर पर हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया। अब इसका स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम पर जो हमारा इम्पैक्ट है उसको भी हमें देखना होगा। तो पहली बात तो ये कि जब हम ये 7 की कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे सब्सिडरी की, तो सब्सिडरी के ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ जाएंगे। अच्छा, साथ ही ये बताया हुआ है कि 16 की अमाउंट ऐसी है जो पूरे पीरियड में इनकम और एक्सपेंस है आपस का, तो 16 की कैंसिलेशन हो जानी चाहिए। तो एक एंटिटी ने ऑपरेटिंग एक्सपेंस बनाया होगा, एक ने अपनी अदर इनकम बनाया होगा, हम दोनों जगह से इसको कैंसिल कर देते हैं। अब 7 की कॉस्ट जब सब्सिडरी रिकॉर्ड करेगी तो उसके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, तो ये NCI के शेयर पे भी इम्पैक्ट आएगा। इसके बाद इंफॉर्मेशन 7 है कि BL डिक्लेयर्ड इंटरिम कैश डिविडेंड ऑफ 0.50 पर शेयर
इन दिसंबर 18 एल हैज़ करेक्टली रिकॉर्डेड द डिविडेंड इन इट्स बुक्स। तो डिक्लेयर हुआ है, अभी पे रिसीव नहीं हुआ, तो इसका मतलब है रिसीव जो है इन्होंने रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लिया और इनकम रिकॉर्ड कर ली है। बट अब जो है बीएल ने अभी तक इसको रिकॉर्ड नहीं किया। पहले बीएल को इसे रिकॉर्ड करना चाहिए और बीएल जब इसको रिकॉर्ड कर लेगा तो फिर सेकंड इम्पैक्ट होगा कि इसकी हमने कैंसलेशन को देखना होगा। सो पहले डिविडेंड को रिकॉर्ड करेंगे तो बीएल की रिटेन अर्निंग्स कम हो जाएंगी। 160 मिलियन शेयर्स हैं 0.5 के हिसाब से, दैट वुड बी 80। तो 80 मिलियन से जो है रिटेन अर्निंग कम हो जाएंगी और 80 मिलियन से डिविडेंड पेएबल रिकॉर्ड करना चाहिए सब्सिडरी को। इसमें जो इम्पैक्ट आना चाहिए, अब आपस का जो रिसीवेबल और पेएबल होगा उसको हमने कैंसिल करना है, तो उसकी कैंसिलेशन को काउंट फॉर करते हैं। तो इंट्रा ग्रुप अगर हम डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं तो 80 मिलियन का 60% होगा 48 मिलियन। ये 48 मिलियन रिसीवेबल रिकॉर्ड किया होगा पेरेंट ने, इतना ही रिसीवेबल और पेएबल जो है कैंसिल होना चाहिए, बाकी कैंसिल नहीं होना चाहिए। तो 48 को हम कैंसिल कर देते हैं और सेम अमाउंट क्योंकि पेरेंट ने रिसीवेबल में रिकॉर्ड की भी होगी तो वहाँ से भी लेस कर दें। इसके बाद क्योंकि पेरेंट ने इसको इनकम में भी रिकॉर्ड किया हुआ होगा तो इसका इम्पैक्ट ले लेते हैं, अदर इनकम में से भी इसको कैंसिल करेंगे। इसका सेकंड इफेक्ट जो है वो हमारा यहाँ पर अभी शो नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि इसका सेकंड इम्पैक्ट जो है सब्सिडरी ने इस डिविडेंड पेड को प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड नहीं किया होता, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिकॉर्ड किया होता है। तो अदर इनकम का जो सेकंड इम्पैक्ट है वो वहाँ पर होगा। इसके बाद जो एट्थ पॉइंट है वो सिंपली ये था कि इनकम और एक्सपेंसेस को एक्रू इवनली कंसीडर करना है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब क्वेश्चन के टोटल्स और कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले वर्किंग टू को फाइनलाइज करते हैं। हमारे पास एक्विजिशन डेट का जो टोटल आ रहा है दैट इज़ 2724। पोस्ट एक्विजिशन का टोटल बनता है 320 और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पर 3044। गुडविल कैलकुलेट करनी है तो इन्वेस्टमेंट और एनसीआई का टोटल जो है वो हम कर लेते हैं, दैट इज़ 2346। इसमें से सब्सिडरी के जो नेट एसेट्स हैं वो हमने लेस करने हैं, दैट इज़ 2724 जो वर्किंग टू से हमारे पास फिगर आएगी। तो दैट मीन्स कि हमारे पास गुडविल आ जाएगी। गुडविल नेगेटिव आ रही है क्योंकि नेट एसेट एक्वायर्ड जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो इसको ट्रांसफ़र कर देंगे रिटेन अर्निंग में भी और प्रॉफिट और लॉस में भी। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो है वो ज़ीरो की अमाउंट शो होगी गुडविल की। अच्छा, अब इसे जो है रिटेन अर्निंग के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो गेन ऑन बारगेन परचेज कहते हैं इसे हम। इससे हमारे रिजल्ट बढ़ जाएंगे और प्रॉफिट और लॉस के अंदर भी इसे रिकॉर्ड कर देंगे। सेपरेट लाइन आइटम बना देते हैं, अदर इनकम में भी शामिल कर सकते हैं लेकिन सेपरेट लाइन आइटम बना देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद वर्किंग फोर को फाइनल करना है। तो पोस्ट एक्विजिशन जो हमारे प्रॉफिट हैं वो देख लेते हैं, वो हैं 320। इन 320 का 40% एनसीआई को देंगे, तो एनसीआई का टोटल हमारा बन जाएगा 1024। और इसी अमाउंट का 60% पेरेंट का शेयर है, तो दैट वुड बी 192। इस तरह से हमारे पास वर्किंग फाइव का टोटल आ जाता है 4000। अब जो हमने वर्किंग थ्री फोर फाइव की फिगर हैं इनको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। थ्री की फिगर तो ज़ीरो है तो गुडविल ज़ीरो है, तो बाकी हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं।
NCI 1024। अब हम टोटल्स की तरफ चलते हैं। तो नॉन करंट एसेट से स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का हमारा जो टोटल बनेगा दैट वुड बी 7246। नॉन करंट एसेट्स का टोटल कर लेते हैं, दैट वुड बी 7550। करंट एसेट्स का टोटल हमारे पास आ जाएगा 3982, और इस तरह से टोटल एसेट्स आ जाएंगे 11532। इक्विटी साइड का टोटल करते हैं 10174। करंट लाइबिलिटीज़ का हमारा टोटल बनेगा 1358, और इक्विटी और लाइबिलिटीज़ का टोटल बन जाएगा 11532। इस तरह से हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो टैली हो जाती है। अब स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम को कंक्लूड करने की बारी आती है। तो रेवेन्यू की फिगर सिंपली ये फिगर्स ले लेंगे, दैट इज़ 7457। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करते हैं 4509, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 2948। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे बनेंगे 1143। अदर इनकम 279 और 378, ये दोनों ऐड होंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 2462, और टैक्स लेस करके हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है 1867। अदर कंप्रिहेंसिव इनकम क्वेश्चन के अंदर कोई भी रेफर नहीं की हुई, तो इसी को हमने प्रॉफिट को एट्रीब्यूट कर देते हैं टू द ऑनर्स ऑफ पेरेंट एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। सो एनसीआई का शेयर कैलकुलेट करने के लिए ये सारी एडजस्टमेंट्स जो हमने की हैं इसको अगर इनकॉर्पोरेट करते हैं तो दैट टोटल इज 400, यानी ये सब्सिडी का प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट है। और ये 400 हमेशा नोट करें कि ये आपका जो वर्किंग टू में 320 आ रहा है, 80 के डिविडेंड की वजह से ये फ़र्क आ रहा है बाकी, वरना ये बाकी 400 ही बनता। तो 80 के डिविडेंड के अलावा जो इम्पैक्ट है रिटेन अर्निंग में वो 400 ही है। इसके बाद एनसीआई का जो शेयर है हमारा दैट इज़ 40%। सो 160 की अमाउंट होगी जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट से रिलेट करती है, और 1867 में से 160 माइनस कर दें तो बाकी ऑनर ऑफ पेरेंट से रिलेट करती है, दैट इज़ 1707। So that's the solution of this question. That's all for today. Have a good day.